हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको कॉन्सेप्ट। आज का चैप्टर जो होगा वो आरबीआई एंड इट्स रोल होगा। इम्पोर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चंस आता है यहाँ से, बहुत क्वेश्चंस फ्रेम होता है, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी है और ये इम्पोर्टेंट होने वाला है काफ़ी। तो एक बार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। देखिए, ये हिल्टन यंग कमीशंस जो था, हिल्टन यंग कमीशंस के रिकमेंडेशंस में ये आरबीआई स्टेबलाइज्ड किया था। तो पहले ये प्राइवेट शेयर होल्डर के थ्रू ये काम करता था। मतलब ये बैंक था, लेकिन इसका जो ओनर था वो प्राइवेट लोग था, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था। गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई रोल नहीं था। तो ये टोटली गवर्नमेंट अंडरटेकन उस टाइम नहीं था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू ये 1 अप्रैल 1935 को स्टेबलाइज्ड किया गया था। ये चीज़ों को समझो। उससे पहले ये एक प्राइवेट बैंक था। 1935 के बाद भी ये प्राइवेट बैंक चला, क्योंकि इसका जो ओनरशिप था वो गवर्नमेंट में भी था कुछ शायद, और बाकी सब प्राइवेट था। मतलब ये टोटली इंडिपेंडेंट नहीं था। ये नेशनलाइज्ड हुआ 1949 में। 1949 के बाद ये प्रॉपरली एक गवर्नमेंट अंडरटेकन हो गया। मतलब इसका जो पूरा कंट्रोल है ये उस टाइम गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था उसके पास आ गया था। ये प्राइवेट शेयर होल्डर तब नहीं था प्रॉपरली, ठीक है, उससे पहले था 1949 के पहले। तो ये 1930 में 35 1 अप्रैल को स्टेबलाइज्ड हुआ था। इसका जो रिकमेंडेशंस किया था कि एक आरबीआई चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक ऐसा बैंक चाहिए। तो ये हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा ये स्टेबलाइज्ड किया गया, रिकमेंडेशन किया गया था। 1935 में जब स्टेबलाइज्ड हुआ तो इसका जो हेडक्वार्टर था वो था कोलकाता। 1937 2 इयर्स के बाद इसको ट्रांसफ़र किया गया मुंबई में, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ट्रांसफ़र हो गया मुंबई में। जब 1930 में ये स्टेबलाइज्ड हुआ था तो इकोनॉमिक हब था वेस्ट बंगाल। बहुत सारे प्रोडक्शन यहीं से होता था। यहाँ पर पोर्ट भी था। मतलब ये एक इकोनॉमिक हब था। 1937 के बाद इसको ट्रांसफ़र किया गया मुंबई में, क्योंकि मुंबई में बहुत सारे पोर्ट, वहाँ पर भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था। तो इसी के थ्रू 1937 के आसपास इसको ट्रांसफ़र किया गया। तो आरबीआई का जो डेफिनेशन है, ये एक एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। ये तो अपने अब तो इसको देखिए, ये रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। ये मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है उसको फॉर्मुलेट करता है, उसको ड्राफ्ट क्रिएट करता है और उसको इम्प्लीमेंटेशन भी यही करता है। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फाइनेंशियल पॉलिसी को हम सेपरेट वीडियोस लेंगे, डोंट वरी। अभी तक ऐसा जानिए कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के थ्रू ड्राफ्टिंग एंड रेगुलेटिंग होता है। फाइनेंशियल, और इसका जो मेन काम होता है वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक, जितना भी कमर्शियल बैंक है उस बैंक का, या फिर नॉन बैंकिंग जो ये है कॉरपोरेशंस है, जैसे एनबीएफसी हो गया, तो इसको भी ये कंट्रोल करता है। ये रेगुलेट यही से होता है, आरबीआई करता है। तो मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज अंडर फीमा 1999। फीमा एक एक्ट है, गवर्नमेंट एक्ट है। 1999 में ये पार्लियामेंट में पास हुआ था। तो इसका ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है अदर्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो उससे रिलेटेड ये लॉ है, ये समझिए। बाद में फीमा का भी एक बनाएंगे। ये फीरा फाइनेंशियल जो एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था उसी को रिप्लेस किया गया फीमा में। ये 1974 में आई थिंक, बाद में उसको देखेंगे इधर। 1999 में ये फीमा उसको रिप्लेस कर दिया। तो इसको
इसका जो काम होता है प्राइस को स्टेबल रखना, ये भी एक बड़ा रोल होता है आरबीआई का। जैसे कि स्टेबिलिटी हो इकोनॉमी में, डिमांड और सप्लाई और जो प्रोडक्शन लेवल होता है, डिमांड एंड सप्लाई के जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जहाँ पर वो मीट करता है, वो भी हम एक क्लास लेंगे। तो वहीं से प्राइस डिटरमिनेशंस होता है। जब सप्लाई एंड डिमांड मीट करता है वहीं से हम इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल के उसका प्राइस निकलते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस हम निकलते हैं। तो वो प्राइस कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में डिफरेंस तो रहेगा। तो इसी को मेंटेन्स करने के लिए आरबीआई का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आरबीआई का जो फंक्शंस होता है, जो प्राइमरी फंक्शंस आरबीआई का है वो है नोट इशूइंग अथॉरिटी। जो करेंसी होता है, जो करेंसी इकोनॉमी में सर्कुलेशन हो रहा है इंडिया में, वो नोट्स जो इशू करता है वो आरबीआई करता है। ये उसका एक मोनोपोली इशूइंग अथॉरिटी है वो। इससे अलावा किसी का भी अथॉरिटी नहीं है नोट को इशू करने का, एकमात्र आरबीआई है। तो ये भी एक बड़ा फंक्शन है आरबीआई का, नोट इशूइंग अथॉरिटी है ये। बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का भी बैंकर जैसे काम करता है। बैंक का तो बैंकर है ही, गवर्नमेंट का भी बैंक है। जितना भी मनी वगैरह ट्रांजेक्शन्स होता है ये बैंक के थ्रू, आरबीआई के थ्रू करता है। जितना भी गवर्नमेंट को पे करना होता है बाहर से या फिर लोन के पर्पज़ से, तो ये आरबीआई के थ्रू होता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। क्रेडिट को कंट्रोल करता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, मैनेज एक्सचेंज रेट, ये सब चीज़ें एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। लेट्स एक्सप्लेन ईच एंड एवरी फंक्शन इन डिटेल्स। इन डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। जैसे बोला कि करेंसी इशू करता है, नोट इशू करता है, ये आरबीआई का मोनोपोली है। मतलब इससे अलावा किसी का भी अथॉरिटी नहीं है। ये नोट इशूइंग एकमात्र इसी का परमिशन, इसी का ही है अथॉरिटी, और किसी के पास नहीं। ये मोनोपोली उसका अथॉरिटी है। टू इशूइंग पेपर करेंसी एक्सेप्ट 1 रुपीज़ नोट, ये इसको छोड़ के जितना भी करेंसी चल रहा है दुनिया में, इंडिया में, वो करेंसी आरबीआई के एक मोनोपोली होता है उसको इशू करने का। तो ये जो 1 रुपये नोट है ये स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट से होता है। ठीक है, इसी का साइन रहता है वहाँ पर। बाकी सब चीज़ें, बाकी जितना भी नोट्स होता है उसका अथॉरिटी आरबीआई के पास होता है। ये मोनोपोली अधिकार है उसका। तो देखिए 1956 से बिफोर 1956, उससे पहले 1956 से पहले जो हमारा रिजर्व सिस्टम था, जो करेंसी को आरबीआई जो इशू करता है, तो वो प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में आता था। इसका डेफिनेशन समझिए। प्रोपोर्शंस मतलब 40% आरबीआई रिक्वायर्ड टू कीप 40% ऑफ टोटल नोट्स इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज सिक्योरिटी। जब आरबीआई को इशू करना होता था न्यू नोट्स, करेंसी जब उसको छापना होता था, तो वो 40% जितना अमाउंट उसको इशू करना है उसका 40%, अप्रोक्सीमेटली 40% उसको गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मतलब जो फॉरेन करेंसी होता है अमेरिकन डॉलर वगैरह, उसके हिसाब से उसको रखना पड़ता था रिजर्व के हिसाब से। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। मतलब इसी प्रोपोर्शन से 40% उसको पहले रिजर्व करना होगा, उसके बाद वो 60% जो अमाउंट है वो इशू कर सकता है।
1956 के बाद यह सिस्टम चेंजेस आया, इस सिस्टम में चेंज लाया, ये सिस्टम टोटली डिमोबिलाइज कर दिया गया और इससे बदले मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है? तो पहले क्या होता था, 40% जो जितना नोट इशू करना है उसका 40% गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के फॉर्म में उसको रखना पड़ता था। लेकिन अभी कोई सिस्टम क्या है, जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, मतलब एक मिनिमम अमाउंट में भी 10% टू 20% में भी ये रिजर्व रखने के बाद जितना इकोनॉमी में रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो पैसा छाप सकते हैं, वो इशू कर सकते हैं। जितना अमाउंट उसका चाहिए इकोनॉमी में, वो इकोनॉमी के लिए वो इशू कर सकता है। तो विद दिस रिजर्व मतलब 10 to 15, आई डोंट नो, देयर इज नो एनी एग्जैक्ट अमाउंट गिवन। सो कोई भी अमाउंट हो, एक मिनिमम रिजर्व रखने के बाद वो जितना इकोनॉमी के लिए चाहिए वो इशू कर सकते हैं, ये समझ लीजिए। ठीक है, चलिए। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का एक बैंकर से काम करता है। ऑल द बैलेंस ऑफ द गवर्नमेंट कीप टू आरबीआई, जो बैलेंस बैलेंस ऑफ द गवर्नमेंट का जितना भी मनी वगैरह है वो, देखिए मनी वगैरह है तो वो आरबीआई के पास जमा रखता है। आरबीआई डोंट प्रोवाइड एनी, इसके लिए आरबीआई कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं ऑन दिस बैलेंस, ये बैलेंस के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट गवर्नमेंट आरबीआई नहीं पेड करते हैं, जस्ट दे जस्ट कीप इट। आरबीआई मेक ऑल पेमेंट, जितना भी पेमेंट वगैरह करना होता है लोन के लिए या इंटरेस्ट पेमेंट, वो ऑन द बिहाफ गवर्नमेंट के बिहाफ के थ्रू ये आरबीआई करता है, ये इसका एक फंक्शंस होता है। एंड ऑल्सो गिव लोन टू गवर्नमेंट को लोन भी प्रोवाइड करता है, ये भी एक फंक्शंस होता है आरबीआई का। बैंकर ऑफ बैंक्स, आरबीआई एक्ट एज ए बैंक फॉर ऑल कॉमर्शियल बैंक, जितना भी कॉमर्शियल बैंक है इंडिया में और जितना भी नॉन बैंकिंग भी इंस्टीट्यूशंस भी है, तो उसका आरबीआई एज ए बैंकर काम करता है, मतलब इस बैंक का बैंक होता है। दे होल्ड, आरबीआई होल्ड कुछ पैसा कैश रिजर्व करके रखता है, जैसे सीआरआर हो गया। ठीक है, ये सब बहुत सारे टूल्स है, वो हम मॉनेटरी पॉलिसी जब डिस्कशन करेंगे उस टाइम पर देखेंगे। तो ये ऑफर्स फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, रेगुलेट, बैंक को रेगुलेट भी करते हैं, एंड मेंटेन स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस इन द बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम में कॉन्फिडेंट रखता है। पब्लिक का एक भरोसा होता है कि बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग सेक्टर के ऊपर एक भरोसा रहता है, तो ये फंक्शंस ऑफ आरबीआई है। अच्छा, क्रेडिट कंट्रोल, देखिए क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है। टू मेंटेन प्राइस एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अगर इकोनॉमी में जैसे डिमांड और सप्लाई का बहुत डिफरेंस हो जाता है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है, कभी कभी प्रोडक्शन घट जाता है फाइनेंशियल ईयर में, तो इसी के लिए इकोनॉमी में इनस्टेबिलिटी होता है। जब इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी होता है उसको स्टेबल रखने के लिए, जैसे प्राइस अगर ज़्यादा हाई हो जाएगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें जैसे ना हो इसके लिए, प्राइस को मेंटेन करने के लिए, या फिर जो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने के लिए, जिसका क्रेडिट कंट्रोल करता है। क्रेडिट मतलब क्या होता है, पैसा को कंट्रोल, अगर इकोनॉमी में ज़्यादा मनी आ गया तो इसको ये घटा सकता है। जैसे इन्फ्लेशन हो गया, प्राइस बढ़ रहा है, या फिर डिफ्लेशन हो गया, इसका जो अपोजिशन होता है डिफ्लेशन, वो उसको, अगर इकोनॉमी में बहुत पैसा आ जाए तो उसको ये कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। या फिर अगर डिफ्लेशन हो जाए, अगर मानी मानी स्कैर्सिटी हो गया, मतलब डिमांड उतना नहीं है, डिफ्लेशन है, तो अगर बहुत ज़्यादा प्राइस घट रहा है तो इसका भी ये इकोनॉमी में क्रेडिट को इन्फ्लो कर सकता है। मतलब कुछ पैकेज वगैरह ये या फिर बहुत सारे टूल्स से उसको यूज़ करके ये मनी फ्लो कर सकता है।
जैसे इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन बोथ आर हार्मफुल, ठीक है, ये दोनों चीज़ें अगर ज़्यादा हो जाए तो ये दोनों चीज़ें हार्मफुल है एक इकोनॉमी के लिए। तो इंस्टेबिलिटी को स्टेबल करना इसका काम होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, अगर बैंक में जैसे इंडिविजुअल के जो हम लोग होते हैं, हम लोग कभी कभी हम लोग का प्राइस अब हम लोगों के पास पैसे नहीं होता है तो कुछ टाइम हम लोग बैंकरप्सी हो जाते हैं, तो ये बैंक भी हो सकता है, उसका भी इमरजेंसी हो सकता है। अगर कुछ पैंडमिक जैसा आगे आ जाएगा, अगर पैनिक कुछ जैसे कोविड-19 में पैंडमिक आया था और उस टाइम का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, तो पब्लिक के एक पैनिक आ सकता है। उस टाइम जो पब्लिक का सेविंग्स डिपॉजिट है वो चाहेगा कि वो विथड्रॉ कर ले इमीडिएटली। तो अगर इमीडिएटली विथड्रॉ कर लीजिए करेगा, सब लोग एक डिमांड करेगा कि मेरा पैसा रिटर्न कर दीजिए, तो इसमें एक बैंक के ऊपर एक बहुत बढ़िया प्रेशर होगा, क्योंकि बैंक उतना पैसा वापस नहीं कर सकता इंस्टेंटली। तो तब आरबीआई उस डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर को लोन देना, इंडस्ट्रियल को मनी लोन देना विथ लो इंटरेस्ट रेट से, और फाइनेंस ऐसे अगर इस चीज़ पर अगर विथ लो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड किया जाए तो इसमें तो डेफिनेटली डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। मैनेज एक्सचेंज रेट, देखिए एक्सचेंज रेट जो आरबीआई मैनेज एक्सचेंज रेट डायरेक्ट इंटरवेंशन और इनडायरेक्टली इंटरवेंशन के थ्रू आरबीआई एक्सचेंज रेट को भी मैनेज करते हैं। कैसे मैनेज करते हैं? जैसे फॉरेन जो फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व शॉर्ट फॉर्म में फॉरेक्स बोलते हैं, उसको रिजर्व करना आरबीआई के थ्रू होता है। जैसे अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को अगर मानी का जो डिफ्लेशन अगर होता है, अगर एप्रिसिएट मानी ज़्यादा हो रहा है, तो उस टाइम जो रिजर्व सिस्टम है वो डॉलर स्ट्रांग होता है, इंडियन मानी भी स्ट्रांग होता है। जब एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स में जब स्कैरसिटी होता है, जब इंपोर्ट्स ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो तब हम लोग ज़्यादा पे करते हैं अदर्स कंट्री को। तो उस टाइम हम लोग जो आरबीआई के पास रिजर्व सिस्टम है उसको हम सेल करते हैं। उसको सेल करने से हमारा जो इंडियन मानी है वो उसका प्राइस बढ़ जाता है, एप्रिसिएट होता है। तो अगर इंडियन मानी का वैल्यू जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के कंपेयर में अगर बहुत घट जाए, तो इसी को मैनेज करता है एक्सचेंज रेट। तो ये भी हम बाद में जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तो इसको फुल डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो ये होता है उसका काम। देखिए आरबीआई के जो स्ट्रक्चर्स है एक बार देख लीजिए, बहुत लंबा वीडियो हो गया, चलो आस्ते आस्ते धीरे धीरे कम कर देंगे वीडियो को लेंथ। चलिए इसका एक बार देख लेते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, इसका जो गवर्निंग बॉडी होता है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। इसको ऑफिशियल डायरेक्टर होता है, एक गवर्नर रहता है और 4 डेप्यूटी गवर्नर, दे आर फुल टाइम मेंबर, ठीक है। मतलब 5 टोटल 5 ऑफिशियल्स मेंबर होता है, गवर्नर एक होता है, बाकी सब डेप्यूटी गवर्नर होता है 4 ईयर्स का। इसका टेन्योर्स भी आई थिंक 4 ईयर्स का है, वो देख लीजिएगा। नॉन ऑफिशियल्स मेंबर होता है 10 डायरेक्टर फ्रॉम वेरियस फील्ड टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इसके अलावा ऑफिशियल डायरेक्टर तो होता है टोटल 5 पर्सन्स जो ऑफिशियल्स मेंबर होता है, नॉन ऑफिशियल्स मेंबर भी 10 होता है, 10 डायरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस फील्ड टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होता है। अदर्स 4 ईच फ्रॉम 4 रीजनल ब्रांच, जितना भी हमारा 4 ब्रांचेस है वहाँ से 4 ईच फ्रॉम 4 रीजनल ब्रांच, हर एक ब्रांच से एक एक करके हम एक एक करके ऑफिशियल्स मेंबर होता है उसका।
तो ये स्ट्रक्चर्स हो गया। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इफ़ you like my videos, don't forget to subscribe. Thank you very much.